Okay, प्यारे दोस्तों, without wasting the time, it's time to self-realization. So, Assalamu alaikum, salam, namaste, good morning to everyone, all the officers and all the students and all the teachers. Now, friends, today we are going to take a very beautiful poem. Its name is If. If is a word which we know it is like a conjunction. Also, if is a word which shows the conditions. अगर मैं ये करूं तो वो होगा, वो करूं तो ये होगा, ऐसा होगा तो कैसा होगा, वैसा होगा तो ऐसा। इफ का मतलब होता है अगर। बट बिफोर एक्सप्लेनिंग दिस थिंग इन अ वार्मिंग अप, आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग। फ्रेंड्स, सपोज अगर आप सब प्यारे प्यारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको अगर टीवी देखने का शौक है, अगर वो टीवी देख रहे हैं और टीवी देखते देखते उनका मन लग गया है और वो कोई अच्छा कार्टून देख रहे हैं या कोई अच्छा सीरियल देख रहे हैं, कोई भी अच्छी फिल्म देख रहे हैं, और फिल्म देखते देखते जो है आप अपने पेरेंट्स को बोलते हैं, अपनी मम्मी को बोलते हैं, अपने डैडी को बोलते हैं कि डैडी एक गिलास पानी पिलाइए। तो आपके डैडी बोलेंगे बेटे तुम टीवी देख रहे हो, मैं कुछ काम कर रहा हूँ, जरा आप खुद से पानी लेकर पी लीजिए, है ना। तो आप बोलेंगे नहीं पापा पानी पिलाइए ना। फिर यहाँ से शुरू होता है एडवाइस का सिलसिला। आपके पेरेंट्स आपको एडवाइस करते हैं और कहते हैं कि बेटा देखिए खुद से अपना काम किया कीजिए, ऐसा करेंगे तो अच्छा होगा, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो बुरा होगा, है ना। तो यहाँ अगर मगर शुरू हो जाता है, पेरेंट्स का एडवाइस देना शुरू हो जाता है। अब जिंदगी है, ये लाइफ है, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं, हमारे पेरेंट्स जो हैं, हमारे टीचर्स जो है, ये हमेशा हमें एडवाइस करते हैं। अब वहां पर देखिए मैं आपको एक सिचुएशन से लेकर आ रहा हूँ, एक कहानी से लेकर आ रहा हूँ। हम पोएम को भी देखेंगे, इसके वार्मिंग अप को भी देखेंगे, मैं पोएम को भी एक्सप्लेन करूंगा, आप उसको बहुत अच्छे से समझेंगे। इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम। तो अब वहां पर आप जिद कर रहे हैं कि पापा प्लीज पानी पिलाइए ना, आप टीवी देख रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब अपने पेरेंट्स को बोल रहे हैं पानी पिलाइए ना, पानी पिलाइए ना। अब पेरेंट आपको एडवाइस कर रहे हैं कि बेटा देखिए खुद से लेके पीजिए, अगर आप खुद से अपना काम करेंगे तो आप बहुत अच्छे इंसान बनेंगे, है ना। लेकिन वो बच्चा क्या बोल रहा है, नहीं पापा पानी पिलाइए ना। अब उसके फादर को जो है वो गुस्सा आता है और उसका फादर बोलता है बेटा अपने हाथ से पानी लेके पियो ना तो कान के पीछे एक मारूंगा। आप वो पेरेंट जो है वो गुस्से में आ गए और बोले आपके कान के पीछे एक जोर से लगाऊंगा, जाओ खुद से पानी लेके पियो। अब वो बच्चा फिर जिद करता है, बोलता है अच्छा कान के पीछे ही एक मारोगे ना, मार लो लेकिन पानी लाके पिलाओ ना। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा, अभी ये जो बच्चे का जो बिहेवियर है, वो मार भी खाने के लिए तैयार है, पेरेंट्स की डांट भी सुनने के लिए तैयार है, लेकिन वो खुद से जाके अपना खुद का काम नहीं कर रहा है, खुद पानी नहीं पी रहा है। तो क्या ये अच्छी बात हुई दोस्तों? क्या वो बच्चा अच्छा है? इज दैट बॉय इज गुड? ही इज शोइंग गुड बिहेवियर? ही इज अ स्मार्ट बॉय, ही इज अ गुड बॉय? No. So he is a very bad boy. So he should listen his father's advice. So friends, if you want to be the good boy, if you want to be a good man, if you want to be a good person, so we have to understand this poem. And the poem is If, which is written by Rudyard Kipling. Now see friends, I would like to explain a little more about the poet. This poet is born in India, in Mumbai, but brought up in England. He had all the education in England. So, friend, Rudyard Kipling was a very famous and very popular drama novel writer and also a very nice poet. He achieved a Nobel Prize, Nobel Award in 1906. So he was the first poet of English literature who achieved the
Nobel Award. So, sir, Zishan sir, please show his picture on the screen. Picture number 1, the Rudyard Kipling, the poet. Zishan sir, I would like to request you, please show the picture of the poet Rudyard Kipling on the board. So friends, you can see the picture of the poet Rudyard Kipling, how he was great, and see how innocent face, and but he was very thoughtful, he was very smart, he was very intelligent, but he was very famous. But how did he made his name? Because of his hard work, because of his high thinking and simple living. He recognized by his achievements. He achieved the Nobel Prize, friends. But at the age of 42, he died. He born in 1865. He born 1865 and died in 1936. So he got the just age 42, but he made his name very popular. So now, friends, okay, sir, Zishan sir, please show the second picture now. Yes. Now, friend, अब यहाँ पर you can see the second picture, the father and the son. And this poem is about, this poem deals with the advice given by father to his son. Now, father is giving the advice to his son in a lonely place that, son, this is the life which we have to pass on, which we have to live on with full confidence and with the self reliance. If we have self reliance, अगर हम अपने आप को पहचानते हैं, अगर हम अपने आप पर ट्रस्ट करते हैं, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखते हैं, तो हम जिंदगी में कामयाब हो सकते हैं. तो दिस पोएम डील्स विद एडवाइस गिवन बाय द फादर टू हिज सन. ये फादर और सन के बारे में. एक्चुअली ये पोएम जो है दोस्तों, ये पोएट रुडयार्ड किपलिंग की है, लेकिन यहाँ पर पोएट जो है एक फादर की शक्ल में, एक स्पीकर की शक्ल में आपको ये पोएम जो है समझाने की कोशिश कर रहा है. ओके फ्रेंड्स, नाउ सो अब मैं आपको इसमें कुछ वार्मिंग अप के जो क्वेश्चन है उसकी तरफ लेके चलता हूँ. ओके सर, जिशान सर, प्लीज रिमूव दिस पिक्चर and please connect me to the my whiteboard. Okay friends, now you understand what thing we are going to understand. We are going to learn the poem If. Now see here, if the poem by Rudyard Kipling. If the word, ये जो हमारा जो वर्ड है if, ये अपने आप में जो है ये एक कंडीशंस रखता है, एक पॉइंट रखता है कि अगर ये, अगर वो, अगर मैं ऐसा करूं तो वैसा होगा, वैसा करूं तो ऐसा होगा, है ना. तो अगर 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 से ही कंडीशन शुरू होती है, और कंडीशन इंसान की जिंदगी में बहुत मायने रखती है. अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक पहला क्वेश्चन बताता हूँ वार्मिंग अप का. यहाँ पहला सवाल है कि हाउ डू यू रिएक्ट when your parents scold you? How do you, आप कैसे, how do, कैसे, you, आप, react, आपका तासुर होगा, आप किस तरह रिएक्ट करोगे when, जब your parents, आपके पेरेंट scold you, आपको डांटते हैं या आपको डांटेंगे. जब आपके पेरेंट आपको डांटेंगे तो आपका रिएक्शन कैसा होगा? हमारा पहला सवाल है वार्मिंग अप का. तो आप क्या जवाब दे सकते हो यहाँ पे दोस्तों? आप बोल सकते हो कि माय पेरेंट्स डू नॉट स्कोल्ड मी विदाउट एनी राइम और रीजन. अभी देखिए, आपके पेरेंट जो है बगैर रीजन के आपको नहीं डांटेंगे. मैंने आपको शुरू में एक स्टोरी बताई, वो पेरेंट ने उसके बच्चे को डांटा कि मैं तेरे कान के पीछे लगाऊंगा, मैं तुमको एक स्लैप दूंगा, आप अपने हाथ से पानी लेकर पीजिए. लेकिन वो बच्चा बड़ा बेशरम था, वो बोलता था कान के पीछे देना है, मारना है स्लैप तो मार लीजिए, लेकिन मुझे पानी ला के दीजिए.
लेकिन क्या वो अच्छा बच्चा बनेगा इस तरीके से? नहीं दोस्तों, वो बच्चा अच्छा कभी भी नहीं बन सकता, जो माँ-बाप की बातों को नहीं सुनता, जो टीचर की बातों को नहीं सुनता। क्योंकि टीचर जो होते हैं, वो एडवाइस करते हैं, माँ-बाप जो होते हैं, एडवाइस करते हैं, एल्डर्स जो होते हैं, वो एडवाइस करते हैं। एडवाइस किसके लिए करते हैं? कि हमारी ज़िंदगी अच्छी हो जाए, हम अच्छे इंसान बन जाएँ, बड़े इंसान बन जाएँ, समझदार इंसान बन जाएँ। है ना? अब यहाँ पर हमारा जो पहला सवाल है कि हाउ डू यू रिएक्ट व्हेन योर पेरेंट्स स्कोल्ड यू? इसका आंसर आप दोनों तरीके से लिख सकते हो कि माय पेरेंट्स डू नॉट स्कोल्ड मी विथआउट एनी रीजन और राइम। अभी मैंने पहले में आपको बताया कि आपका उस पेरेंट ने वो रीजन के तहत वो बच्चा वहां से उठ नहीं रहा था, तो उसको स्कोल्ड किया। लेकिन आप अपने तौर से भी बता सकते हो, अगर आप अच्छे बच्चे हो तो आप बोल सकते हो कि माय पेरेंट डू नॉट स्कोल्ड मी। इफ दे स्कोल्ड मी, और अगर वो मुझे स्कोल्ड करते, स्कोल्ड करना मतलब डांटना, चिल्लाना, चीखना, हमको कुछ बुरा भला कहना, है ना? लेकिन इफ दे स्कोल्ड मी, तो इट शुड बी माय मिस्टेक। अगर वो मुझको डांटते हैं, अगर वो मुझे कुछ बोलते हैं, तो वो मेरी मिस्टेक हो सकती है। वेन एवर दे गेट एंग्री एंड स्कोल्ड मी, जब भी वो मुझ पर गुस्सा होंगे तो वो मुझे डांटेंगे, बट आई ट्राई टू कीप मम, तो उस वक्त मुझे चुप रहना चाहिए, सो दैट, ताकि दे कूल डाउन, वो शांत हो जाए, उनका गुस्सा कम हो जाए। सो आई ऑल्सो एक्सेप्ट माई मिस्टेक फ्रैंकली इफ दैट इज द ओनली रीजन ऑफ देयर स्कोल्डिंग। अगर मेरी मिस्टेक रहेगी तो वो तो स्कोल्ड करेंगे, लेकिन वहां पर हमें क्या करना चाहिए? वहां पर हमें सेल्फ रियलाइजेशन करना चाहिए। वहां पे हमें अपने आप की अपनी मिस्टेक को समझना चाहिए, है ना? अगर अपनी मिस्टेक को हम समझेंगे तो पेरेंट्स जो है वो शांत हो जाएंगे, और हम भी हमारी मिस्टेक को जब रियलाइज कर लेते हैं, तो हमारे अंदर भी चेंज आता है कि नहीं, यू आर रॉन्ग, यू शुड चेंज योरसेल्फ। ओके फ्रेंड, तो ये पहला पॉइंट आपको समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। अब वार्मिंग अप के हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए बोर्ड पर यहाँ पे लिखा हुआ है, और एक चीज और बताता चलूं दोस्तों, कि आप लोग अपनी बुक को भी सामने रखिए, टेक्स्ट बुक को सामने रखिए, उसका पेज नंबर 86 देखिए। आपकी जो कोर्स बुक है इंग्लिश की, उसका पेज नंबर 86 आप अपने सामने रखिए, तो आपको ये सारे सवाल देखने के लिए मिल जाएंगे। बोर्ड पे अगर आपको चमक रहा है, बोर्ड पे आपको नहीं दिख रहा है, तो अपनी कोर्स बुक जो है, टेक्स्ट बुक जो है, उसको आप अपने सामने रखिए, उसका पेज नंबर 86, पेज नंबर 86, पेज नंबर 86, उसको सामने रखिए, सारे सवालात आपको सामने दिख जाएँगे, और मेरा एक्सप्लेनेशन भी आपको समझ में आ जाएगा। चलिए दूसरा सवाल लेते हैं दोस्तों। दूसरा सवाल है, हाउ डू यू फील व्हेन समवन इंसल्ट्स यू? आपको कैसा लगेगा जब कोई आपकी बेइज्जती करता है, जब कोई आपको चिढ़ाता है, जब कोई आपकी आपको इंसल्ट करता है, तो आपको उस वक़्त कैसा लगता है? तो आप वहाँ पर बता सकते हो कि व्हेन समवन इंसल्ट्स मी, अगर कोई मेरा इंसल्ट कर रहा है, सो आई ट्राई टू फाइंड आउट दिस रीज़न, कि व्हाई ही और शी बिहेव्स लाइक दैट, कि उसने मेरी इंसल्ट क्यों की है, तो मैं उसका रीजन जानने की कोशिश करूंगा। चाहे वो ही भी हो सकता है, चाहे वो शी भी हो सकती है ना, कि व्हाई शी इज इंसल्टिंग मी, व्हाई ही इज इंसल्टिंग मी, सो आई वुड लाइक टू फाइंड आउट द रीजंस ऑफ व्हाई ही इज डूइंग सच थिंग्स विथ मी। सो दैट टाइम, if there is a mistake from my side, I try to avoid the same mistakes again. I never get angry even if someone insults me for any petty mistakes. So I will not commit any mistakes again if I am committing the mistakes. So why they are insulting me, why they are scolding me. So that time I would like to change my attitude. So this way I can realize myself and I can keep mum them. So this way you can understand the second warming up question. Now let's see the third question of the warming up, friends. The third question is, you can see here, how would you react? आप किस तरह बर्ताव करोगे, आप किस तरह बिहेव करोगे when you are cheated by your friend? How would you react when you are cheated by your friends? आपको अगर आपका दोस्त चीट करता है, धोखा देता है, तो आप उस वक़्त कैसा बिहेव करोगे? है ना? बहुत खुश हो जाओगे कि आप, अरे मेरे दोस्त ने तो मुझे धोखा दे दिया, अरे वाह! नहीं,
आपको बड़ा दुःख होगा, बड़ा अफ़सोस होगा। अगर आपका दोस्त आपको चीट करता है, आपको धोखा देता है ना? आपकी बैग से कुछ पैसा निकाल लेता है या आपकी कॉपी पेन चुरा लेता है या फिर आपके बारे में किसी को झूठ बोलता है ना? आपके साथ चीट कर रहा है, तो उस वक़्त हाउ वुड यू रिएक्ट? आप किस तरीके से उसको रिएक्ट करोगे? तो वहाँ पर आप अपने आप में बता सकते हो कि आई एम क्वाइट श्योर दैट इस ये 2 तरीके से बात आप बता सकते हो, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, कि आई एम क्वाइट श्योर दैट माय फ्रेंड वुड नॉट डू सच टाइम्स ऑफ द थिंग विथ मी, ही वुड नॉट चीट मी or possibly he can cheat you. So that time, if it happens, I would try to make him or her, चाहे वो गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, तो आप वहां पर उसको बोल सकते हो कि इफ आई वुड ट्राई टू मेक हिम और हर रियलाइज व्हाट एवर ही और शी हैज डन इज वेरी रॉन्ग। जो भी उसने किया है, उसने अगर मेरे साथ चीट किया है, तो उसने जो किया है वो गलत किया है ना? क्योंकि आफ्टर ऑल आई एम हिज फ्रेंड, आई एम हर फ्रेंड, सो ही शुड नॉट डू cheat with me, and whatever he or she done is not good for him or her too। जो उसने मेरे साथ किया है वो उसके लिए भी अच्छा नहीं है। Possibly I can treat him or her the same way, but I am a good if I am a good man। देखो if and the conditional clause, conditions are here। If I I would do the same thing with them, so it means I am not a good boy, I am not a good man, I am not a good person. But with a good behavior, I am treating them, I am forgiving them, I am making the clear point that I am not like that, which with me you are cheated me. So it is a very bad thing for you also. So don't do again. So I can make and clarify the situation. So friend, now, three questions we have seen here. Now, the second exercise, action and response. You can see here, I have written here on the whiteboard, and also it is in your course book. If you have book, you can open page number 86. I am repeating again and again because you should have your book with you, and you can see if the board condition is not good here, so you can see it is well printed in your book, so you can see the second example here of the warming up. I will explain you the poem also, friend, and you will definitely enjoy the poem, but before starting the poem, I would like to show you some action and responses, what kind of the actions can be happen and what kind of the responses you can give and we should give। Suppose first question is the first action is given here। पहला पॉइंट यहाँ पे दिया है, you are punished by the teacher without any reason। सपोज अगर आपको आपके टीचर ने पनिश किया है, वो भी बगैर किसी रीजन के, so what would you do? That time what reaction you will express yourself? तो आप बोल सकते हो कि I shall not lose my temper, but I shall talk to teacher afterward to clear the doubt। है ना? अब हमको हमारा जो टेम्पर है, हमारा जो मिजाज है, उसको लूज़ नहीं करना है। अगर टीचर होता है, कभी-कभी क्या होता है कि टीचर जो होता है, वो अननेसेसरीली भी जो है, वो किसी-किसी को पनिश कर देता है। क्योंकि उसका टेम्पर जब हाई हो जाता है, जब वो दूसरे बच्चे को पनिश कर रहा होता है, तो उसको किसी इनोसेंट बच्चे को भी वो पनिशमेंट की ज़द में आना पड़ता है। तो अगर बाय मिस्टेक if any teacher punished you, so that time your reaction should be like that you should not be hyper, you should not get angry, है ना? तो आप जब ये तो मैं बता रहा हूँ कि आपको गुस्सा नहीं होना चाहिए, आपको हाई टेम्पर नहीं होना चाहिए। आप क्या करोगे उस वक़्त? आपका रिएक्शन क्या होगा? क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, आपका रिस्पॉन्स क्या होगा? तो आप वहाँ पे बोल सकते हो कि आई शुड नॉट लूज़ माय टेम्पर, but I will ask to my teacher, but not in front of all the students, not in front of the class, in a separate। Friends, I would like to tell you my own story in a very simple, within a 1 minute। When I was in standard 10, so the same thing happened with me, but I was definitely that time very duffer and very weak in the studies, especially in English।
So my English was very weak. And whenever the my English teacher came in the class after recess, so I just put forth my hand like this, and he just I am beaten by the teacher with the sticks on my palm, always every day. So I was studying in the co-ed, the girls and the boys the same were sitting together in my school. So every day I was beaten by my teacher. So one day I was very ashamed of myself that yaar, Yusuf, why you are beaten every day by your teacher? तो मुझे बड़ी शर्म आई. So one day when the school over, so I met my teacher and asked him, "Sir, what should I do? Every day I am uh, beaten by you. So please, I want to change myself. How can I self-realize my mistakes, and how can I change myself?" So my teacher kept his arm with on my shoulder, and he told me, "Yusuf, if you want to change yourself, my friend, you must study very hard. You must pay your attention. Whatever I explain in the class, at you should give extra time at your home. You should study way harder." So I said, my teacher, "Okay, sir, I will do everything, whatever you will tell me after this." तो उस बार जब टीचर ने मेरे कांधे पे हाथ रखा, तो मेरे अंदर एक अजीब सा चेंज आया, और मैंने बोला, नहीं, अब मैं कुछ ना कुछ करूंगा। ये मैं जब 10वीं पढ़ता था तब की बात बता रहा हूँ दोस्तों। अब हुआ ये कि टीचर ने मेरे कांधे पे हाथ रखा बड़े प्यार से। मैं रोजाना मार खाता था, इंग्लिश मेरी सही नहीं थी। लेकिन उस दिन के बाद फिर मैंने अपने आप में चेंज लाया, और मैं डेली इंग्लिश की बुक लेके बैठने लगा। सर ने मुझे डिक्शनरी को फाइंड आउट करने का तरीका बताया, कैसे वर्ड मिलेंगे आपको। हमारे टाइम में दोस्तों हमने डिक्शनरी में फाइंड आउट कर करके वर्ड्स को देखा, समझा और सारी चीज़ों को समझा। अब अगर मैं ये डेली मार खाते रहता अपने अंदर, अगर देखिए, अगर यहाँ पर फिर आ रहा है, इफ आई डू नॉट डू डिड नॉट डू दैट थिंग, accept the advice of my teacher, so I would be very bad student, bad boy, and now I would not be the teacher here. But I accepted the good advice of my teacher. So because of his advice, I am teacher here and now teaching you, my friends. So always accept your mistakes, always realize your mistakes, and always follow the advice of your teachers and your parents and your elders. So one day you will become the good man, as well as very successful man. तो मैंने फिर इंग्लिश को सीखना शुरू किया, उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू किया दोस्तों, और नाउ आई एम ए इंग्लिश टीचर. सो फ्रेंड, आई एम नॉट showing off here, but it is a fact. It is a real story of my life. तो उसके बाद फिर क्या हुआ, आफ्टर विदिन 2 and 3 months, I was very smart and very sharp and bright student of my class, especially for the English subject. So everybody were respecting me, they were liking me. So it happens if you work hard, friends. If you work hard. Now see, again, I am repeating the conditional sentence, which is our topic. If. तो इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप सख्त कोशिश करेंगे, हार्ड कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे, वर्क हार्ड करेंगे, है ना, तो यू विल गेट सक्सेस डेफिनेटली, आई अश्योर यू माय फ्रेंड्स। तो आप डेफिनेटली कामयाब होंगे और आपको कामयाबी मिलेंगी। नाउ ये पहला रिस्पॉन्स आपको ये तो समझ में आ गया दोस्तों। अब देखिए वहां पर एक सेकंड पॉइंट और लिखा है दोस्तों, योर फ्रेंड्स स्प्रेड र्यूमर्स अबाउट यू। आपके फ्रेंड जो है वो आपके बारे में जो है र्यूमर्स को स्प्रेड करते हैं, तो उस वक्त क्या करोगे आप? र्यूमर को स्प्रेड करना मतलब आपके बारे में बुरी बातें बोलना, गलत बातें करना, अफवाह अफवाह फैलाना। तो आप उस वक्त क्या बोलेंगे? ये आपको आपका रिस्पॉन्स देना है दोस्तों। आप बता सकते हो वहां पे कि आई शैल ट्राई टू कीप माई सेल्फ कूल एंड कॉन्फिडेंट एंड ट्राई टू फाइंड आउट द रीजंस। मैं अपने आप को कूल रखूंगा सबसे पहले। आई विल नॉट लूज माई टेम्पर एंड आई विल ट्राई टू फाइंड आउट what the reason is behind it, why is spreading the rumors about me. So I will find out the reasons. So this would be the my
response. I will not go directly and fight with him, है ना? तो ये तो फिर एक एजुकेटेड पढ़े लिखे बच्चे में या एक पढ़े लिखे इंसान में और एक इलिटरेट पर्सन में, जाहिल इंसान में फर्क होना चाहिए ना। हम पढ़े लिखे हैं, तो हमें रीजन तक पहुंचना चाहिए, हमें उसका रीजन फाइंड आउट करना चाहिए। इफ समवन इज स्प्रेडिंग द रूमर्स अबाउट अस, अगर हमारे बारे में कोई रूमर्स फैला रहा है, अफवाह फैला रहा है, जाकर डायरेक्ट फाइटिंग नहीं करने, बल्कि हमें वहां जाकर उसका रीजन मालूम करने का। चलिए एक रिस्पॉन्स और लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एक एक दो एग्जांपल और देता हूँ, फिर मैं आपको पोएम एक्सप्लेन करता हूँ दोस्तों, ठीक है? अब जैसे यहाँ पर है, समवन डाउट्स यू, अगर कोई आप पर शक करता है शक करना मतलब अब यहाँ पर कोई जबरदस्ती शक नहीं कर रहे हैं। समवन डाउट्स यू कि आपने उसके पैसे चुरा लिए हैं और आपने उसके बटुए को चुरा लिया है, या आपने उसके पॉकेट में हाथ डाल दिया है और उसकी घड़ी चुरा ली है, पेन चुरा लिए, तो वो आपको डाउट कर रहे हैं। नहीं, ऐसा डाउट नहीं, मतलब किसी भी मामले में अगर वो आप पर डाउट करते हैं कि यू आर नॉट स्ट्रॉन्गर पर्सन, आप स्ट्रॉन्गर नहीं हो, आप ताकतवर नहीं हो, आप फूल हो, आप बेवकूफ हो, आप इंटेलिजेंट नहीं हो, ऐसा अगर कोई डाउट कर रहा है, तो आप उस वक़्त क्या करोगे? तो आप, मैं तो बता दे रहा हूँ, लेकिन आप अपना रिस्पॉन्स क्या दोगे? तो आप अपने रिस्पॉन्स में बोल सकते हो, आई शैल ट्राई टू क्लियर हर और हिज डाउट अबाउट माय पर्सनैलिटी, अबाउट or personally I will go to them, my friend, either he is boy or a girl, I will personally go to him or her and tell, okay, why you are doubting me? I'm not like that. If you doubt about me anything, you can ask me personally and directly. I will make the clear point. Okay, friend. Now, the second type of exercise यहाँ we have done here, हमने यहाँ पे कर लिए। अभी मैं आप एक्सरसाइज नंबर 3 जो है, यहाँ पे देखिए वीकनेसेस दिया हुआ है और स्ट्रेंथ्स दिया हुआ है। देखिए दोस्तों, हर बच्चे में, हर इंसान में कुछ वीकनेसेस होती है और कुछ स्ट्रेंथ्स होती है। उसकी कुछ कमजोरियां होती है और कुछ जो है उसकी ताकत होती है। मैं यहाँ पे कुछ वर्ड बताता हूँ, आप उसको समझिए, तो आप खुद रियलाइज करेंगे कि ये वीकनेस है या उसकी स्ट्रेंथ है। वीकनेस मतलब कमजोरी और स्ट्रेंथ मतलब उसकी ताकत। ठीक है? जैसे पहला पॉइंट है यहाँ पे फियर। फियर फियर मतलब डर। तो डर उसकी ताकत हो सकती है या वीकनेस वीकनेस हो सकती है? यस, तो फियर जो होती है वो वीकनेस हो सकती है, वो उसकी कमजोरी हो सकती है। दूसरा पॉइंट है कॉन्फिडेंस। अब अगर किसी इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस मतलब एतमाद, है ना, भरोसा, तो ये कमजोरी है कि ताकत है? दोस्तों, ये हमारे अंदर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये हमारे अंदर होना चाहिए। तो कॉन्फिडेंस जो है ये हमारी स्ट्रेंथ है, नॉट वीकनेस। एक दो पॉइंट और लेते हैं, फिर मैं आपको पोएम एक्सप्लेन करता हूँ। क्लैरिटी, इंसान में क्लैरिटी होना चाहिए, तो ये उसकी वीकनेस है, ये स्ट्रेंथ है। तो क्लैरिटी जो है ये एक स्ट्रेंथ होती है, एक ताकत होती है, और अगर उसके अंदर क्लैरिटी नहीं है तो वो उसकी वीकनेस हो गई। कंफ्यूजन, अब एक वर्ड ले लेते हैं, कंफ्यूजन। अगर इंसान हमेशा कंफ्यूज रहेगा तो ये उसकी वीकनेस है या कि स्ट्रेंथ है? ये उसकी वीकनेस होगी, ये उसकी स्ट्रेंथ नहीं होगी, है ना? तो इंसान को हमेशा अपने पॉइंट में जो है वो क्लियर होना चाहिए, अपने अंदर क्लैरिटी रखना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, शो नहीं करना चाहिए। नहीं तो वहां पर सामने वाला उसके वीकनेसेस को भी समझ लेता है और स्ट्रेंथ को भी समझ लेता है। स्ट्रेंथ को समझ लिया तो अच्छी बात है, लेकिन वीकनेसेस को समझ लिया तो ये हमारे लिए बुरी बात है। तो हमें इन दोनों बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो आइए दोस्तों, हमारा एक सेगमेंट यहाँ पर जो है हो गया है। अब मैं आपको हमारा जो दूसरा सेगमेंट है, जो कि हमारी पोएम है, उसको मैं एक्सप्लेन करता चलूं। देखिए दोस्तों, इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम written by Rudyard Kipling, and Rudyard Kipling is not a simple and very common poet. He is awarded and the winner of the Nobel Prize. So Nobel Prize he achieved. So now friend, let's see the poem here. The first stanza you can see in your, sir, Zishan sir, you can show inside in inside the poem is I have given you the PDF in the very last. Or if you
Students, if you can see your books, page number 87. Yes, thank you very much, sir. Sir, keep this poem inside, because I would like to show some points on the board also. Inside. Okay. Now, friends, see the first stanza. If you can keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you, if you can trust yourself when all men doubt you, but make allowance for their doubting too. Now, friends, see here, यहाँ पर जो हमारा पहला वर्ड है पोएम का, इफ, ये इफ से ही हमारा वर्ड शुरू हो जाता है। इफ का मतलब होता है कंडीशन, है ना? इफ मतलब अगर, कंडीशन, इफ मतलब कंडीशन। हमारा पहला ही वर्ड जो पोएम का है वो है कंडीशन, कि इफ यू कैन कीप योर हेड, कीप योर हेड, कीप योर हेड का क्या मतलब होता है? अपने सर को रखो, कीप योर हेड मतलब अपने सर को रखो। नहीं दोस्तों, कीप योर हेड जो है ये एक इडियम है। क्या है दोस्तों? ये एक इडियम है और इसका मतलब है रिमेन काम, रिमेन काम, कीप काम, रिमेन काम या कीप काम, दोनों का एक ही मतलब है। तो ये कीप योर हेड का मतलब अपनी पहली ही लाइन में जो है एक इडियम यूज किया गया है कि इफ और इफ जो है ये स्टार्ट हुआ है आपका, इफ जो है ये हमारा टाइटल भी है पोएम का, और इफ जो है ये कंडीशन भी है। अगर आपने ऐसा किया तो ऐसा होगा, वैसा किया तो ऐसा होगा। अगर, है ना? तो इफ यू कीप योर हेड, अगर आप अपना सर रखते हो तो ये तो सेंटेंस पूरी तरीके से रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा दोस्तों। तो कीप योर हेड एक इडियम है, एक मुहावरे के तौर पे इस्तेमाल होता है, और कीप योर हेड का मतलब है रिमेन या कीप काम। रिमेन काम या कीप काम मतलब अपने आप को कूल रखो, अपने आप को शांत रखो, अपने आप को पीसफुल रखो, अपने माइंड को पीसफुल रखो, है ना? ये इसका मतलब हुआ दोस्तों। अब देखिए हम पहला स्टांजा देखते हैं ना, इसका मतलब इफ यू कैन कीप योर हेड, अगर आप अपने दिमाग को शांत रखते हो, अपने सर को शांत रखते हो, व्हेन ऑल मेन डाउट, अब when all about you are losing theirs and blaming it on you, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं दुनिया में कि वो आप अपने खुद को लॉस करते हैं, अपने माइंड को लॉस करते हैं, लेकिन अपनी गलतियों को दूसरों के ऊपर थोप देते हैं, अपनी मिस्टेक्स को दूसरे के ऊपर थोप देते हैं। सपोज अगर आपके ऊपर कोई थोप दे अपनी मिस्टेक्स को, तो उस वक्त आपको क्या करना चाहिए? नॉट लूजिंग योर हेड, डू नॉट लूज योर हेड मतलब डू नॉट लूज योर टेम्पर, अपने मिजाज को नहीं खोना चाहिए। अपने आपका जो मिजाज है, जैसे अगर कोई हम पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं, गलत हमारे बारे में बोल रहे हैं, तो हम वहां पर गुस्से में आ जाते हैं ना, झगड़ा करने लगते हैं, फाइट करने लगते हैं। तो ऐसे टाइम पे हमें ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। क्या बोल रहे हैं हमको स्पीकर? स्पीकर कौन? एक्चुअली स्पीकर जो है हमारा पोएट है, जो कि रुडयार्ड किपलिंग है। लेकिन अभी जो एडवाइस कौन कर रहा है हमको? हमारा फादर कर रहा है। इस पोएम के अंदर जो स्पीकर है, जो समझा रहा है, जो बोल रहा है, वो एक फादर है ना? अब चूंकि रुडयार्ड किपलिंग भी एक फादर थे, उनका जो बेटा था वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर शहीद हो गया था। उन्होंने इसके ऊपर भी बुक लिखी है। उन्होंने जंगल बुक भी लिखी है मोगली के ऊपर। आपने मोगली की पिक्चर देखी होगी दोस्तों, है ना? तो बड़े फेमस पोएट है, बड़े अच्छे राइटर भी है ये। मोगली की फ़िल्म तो हर एक ने देखा, हर बच्चे ने देखा होगा। जंगल, जंगल फूल खिला है वगैरह-वगैरह, और वो मोगली इधर-उधर जानवरों के साथ खेलता-कूदता है ना? तो वो जंगल बुक की कहानी भी उन्होंने ही लिखी है। हमारा जो पोएट है रुडयार्ड किपलिंग। अब चलिए हम स्टांजा की तरफ आते हैं दोस्तों। तो पहली लाइन हमारी इफ यू कैन कीप योर हेड, अगर आप अपने आप को शांत रखोगे और दूसरे लोग आपको ब्लेम करेंगे, तो उसके ऊपर आपको भड़कना नहीं है, गुस्सा नहीं करना है दोस्तों। और तीसरी लाइन में देखो फिर कंडीशन आ गई है, इफ यू कैन ट्रस्ट योरसेल्फ, इफ यू कैन ट्रस्ट ट्रस्ट योरसेल्फ। देखिए दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है, ट्रस्ट योरसेल्फ। ये वर्ड देखिए मैंने बोर्ड के ऊपर यहाँ पे लिखा है, ट्रस्ट योरसेल्फ, अपने आप पे भरोसा रखना।
चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, कंडीशन कैसी भी हो, अपने आप पे ट्रस्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अपने ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो वो वही बता रहा है, इफ इफ जो है लगा के कर रहा है दोस्तों। इफ क्यों बोला जा रहा है? वो उसके ऊपर एम्फसाइज करने के लिए, उस पे जोर देने के लिए, कंडीशन डालने के लिए कि अगर अगर आप अपने आप पे भरोसा रखोगे, इफ लगाया रहा है ना? तो वो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करता है। इफ जो है हमारे अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करता है। वो बता रहे हैं कि इफ यू ट्रस्ट योरसेल्फ, अगर आप अपने आप पे भरोसा रखते हो, व्हेन ऑल मेन डाउट यू, जब सब लोग आप पर डाउट कर रहे हैं, तो आप अपने ऊपर भरोसा रखो और मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू। और मेक अलाउंस फॉर, देखो ये भी एक जो है इडियम है, मेक अलाउंस फॉर। मेक अलाउंस फॉर मतलब दूसरे लोगों का जो रीजन है कि वो व्हाई दे आर डाउटिंग यू, वो आप पर डाउट क्यों कर रहे हैं, तो उनका जो रीजन है, उस रीजन को भी एक्सेप्ट करो। समझो, ये नहीं कि जाओ डायरेक्ट और फाइट शुरू कर दो और झगड़ा करो, गाली गलौज करो कि व्हाई यू आर डाउटिंग मी। तो उसके कुछ रीजन हो सकते हैं। अब जैसे मान लो अगर आपने कोई रनिंग कंपटीशन के अंदर हिस्सा लिया है, आपके पैर में दर्द है और आप रनिंग में रेस में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो कि नहीं मैं तो दौड़ूंगा, मैं तो रेस में हिस्सा लूंगा। लेकिन अब वहां पर जो पब्लिक है या आपके क्लासमेट है वो डाउट तो करेंगे ना कि नहीं, ही कैन नॉट विन, ही कैन नॉट रन, वो दौड़ नहीं सकता है, वो भाग नहीं सकता है, वो जीत नहीं सकता है, वो डाउट कर रहे हैं। अब ये डाउट का मतलब, ये डाउट उनका जायज है वहां पे, क्योंकि आपके पैर में दर्द है। तो आप उसको जाकर झगड़ा मत करो, क्यों मुझसे आप मुझ पर डाउट क्यों कर रहे हो? तो ये बहुत गहरी बात बता रहा है। देखो दोस्तों, पोएट जो है यहाँ पे स्पीकर की शक्ल में बहुत गहरी बात बता रहा है। तो ये एक रीजन मैंने आपको बताया, लेकिन कई तरीके के डाउट हो सकते हैं। लोग तरह-तरह से डाउट करते हैं। क्या हर एक के साथ हम झगड़ा कर सकते हैं? हर एक के साथ फाइट कर सकते हैं? देखिए दोस्तों, ये एक वेरी ब्यूटीफुल पोएम है। इससे हमें बहुत सारी एडवाइस मिल रही है, बहुत कुछ हमें सीखने के लिए मिल रहा है। इस पोएम को जिसने समझ लिया, उसकी लाइफ भी चेंज हो सकती है, उसकी ज़िंदगी चेंज हो सकती है, वो आगे बढ़ने के लिए तैयार हो सकता है, उसका माइंड सेटअप हो सकता है, उसका माइंड जो है स्ट्रॉन्ग हो सकता है। अब अगर जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल दी, अगर कोई, तो यहाँ पर आपको अपने आप पे ट्रस्ट करना है। हर इंसान को, हर बच्चे को, हर शख्स को अपने ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए कि नहीं, I am confident. I trust myself that I can do everything and I will not lose my courage. मैं अपना हौसला नहीं खोऊंगा। While others are making allowance on you, वो आप पर अलाउंस कर रहे हैं, है ना? वो आप पर डाउट कर रहे हैं, तो वो उसका रीजन है। तो अगर आप उस रीजन को, उनके जो डाउट जो कर रहे हैं, उस रीजन को अगर गलत प्रूफ करना चाहते हो, तो आप दौड़ के बताओ, रेस में भाग लेकर बताओ, रेस को विन करके बताओ। तो आप जो है पॉसिबली जो है उनको गलत प्रूफ कर सकते हो, उनके डाउट को दूर कर सकते हो। तो यहाँ पे मेक अलाउंस फॉर, जो ये वर्ड जो है इडियम के तौर पे, मेक अलाउंस फॉर मतलब उनके डाउट को क्लियर करना, उनके डाउट को दूर करना कि क्यों उनका डाउट ऐसा है, और अगर ऐसा है तो हम उसको क्लियर कर दें, उनके माइंड के डाउट को दुरुस्त कर दें। ठीक है दोस्तों, आप देखिए ये 4 लाइन जो मैंने यहाँ पे पढ़ी दोस्तों, आप बुक में देख सकते हो। ये 4 लाइन में देखिए लास्ट का हर वर्ड जो है, उसमें देखिए यू, पहली लाइन का लास्ट वर्ड जो है यू, दूसरी लाइन का लास्ट वर्ड है यू, तीसरी लाइन का लास्ट वर्ड है यू, चौथी लाइन का लास्ट वर्ड है टू। यू टू। तो आप देखिए यहाँ पर आपको अगर क्वेश्चन आ जाए कि इसका राइमिंग स्कीम क्या है, तो देखिए इसका राइमिंग, ये पहली 4 लाइन जो है, इस पोएम की चारों पहली 4 लाइन जो है वो चारों ए आएगी दोस्तों। ये देखिए राइमिंग स्कीम। ठीक है दोस्तों, ये मैंने जो बताई अभी यहाँ पे राइमिंग स्कीम, पहली 4 लाइन, पहला स्टांजा जो है, उसकी राइमिंग स्कीम जो है ए ए, चारों ए रहेगी दोस्तों, क्योंकि देखिए सब में यू टू सेम प्रोनाउंसिएशन आ रहा है। तो इस तरीके से ये उसका राइमिंग स्कीम चारों के चारों जो रहेगा, ए रहेगा। अच्छा, अब इन 4 लाइन के अंदर जो तीसरी और चौथी लाइन है दोस्तों, आप पोएम में देख सकते हो अपनी।
तीसरी और चौथी लाइन आपकी बुक में, तो उसमें तीसरी में यू है और चौथी लाइन में टू है। तो यू और टू जो है ये डिफरेंट है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम है। राइमिंग स्कीम में चारों ए आएंगे। लेकिन अगर ये पहले स्टैंजे में आपको आप बोलेंगे कि राइमिंग वर्ड बताओ, राइमिंग स्कीम अलग होती है और राइमिंग वर्ड अलग होता है दोस्तों। राइमिंग वर्ड है ना, मैंने आपको इससे पहले भी एक पोएम में बताया था। तो राइमिंग वर्ड देखिए, एक यू हो गया और दूसरा जो हो गया उसका टू हो गया, है ना। तो इस तरीके से यू और टू जो है राइमिंग वर्ड हो गया, और चारों एज हो गया प्रोनाउंसिएशन की वजह से, तो उसकी साउंड की वजह से, तो वो हो गया राइमिंग स्कीम। अब ये 4 लाइन आपको समझ में आ गई दोस्तों। पहले 4 लाइन में आपको ये बताया गया है कि आप जो है अपना दिमाग जो है शांत रखोगे, यू विल नॉट लूज योर टेम्पर। इसका मतलब ये रिमेन काम रहेंगे आप। और दूसरी बात ये बताया कि ट्रस्ट योरसेल्फ, आप अपने ऊपर भरोसा करोगे। अगर आप अपने ऊपर ट्रस्ट करोगे, अपने ऊपर भरोसा करोगे, तो आप ज़िंदगी में कभी नहीं हारोगे। तीसरा जो बताया उसमें कि मेक अलाउंस फॉर, कि दूसरे क्यों आप पर डाउट कर रहे हैं, है ना? तो उनके डाउट को भी समझो और उनके डाउट को क्लियर करो। मेक अलाउंस फॉर, उनका डाउट भी जो है वो गलत नहीं है। अगर है तो कुछ वो रीज़न होगा, उस रीज़न को फाइंड आउट करो और उसको क्लियर करो। चलिए दोस्तों, अब ये 4 लाइन आपको समझ में आ गई। अब मैं आपको आगे की 4 लाइन समझाता हूँ। ओके, नाउ आगे की 4 लाइन देखते हैं दोस्तों कि इफ, देखिए फिर हमारे अगली लाइन में आ गया है इफ। ये भी फिर कंडीशन शुरू हो गई यहाँ पे, है ना? क्योंकि हमारी पोएम इफ को इसलिए यूज़ किया जा रहा है कि वो उसके ऊपर ज़ोर दे रहा है। अगर आप ऐसा करोगे, अगर आप ऐसा करोगे तो आप ये ऐसे कामयाब हो जाएँगे। तो इसलिए इफ को पोएट ने बार-बार डाला है। इफ एक छोटा वर्ड है, कंजंक्शन का वर्ड है, एक जोड़ने वाला वर्ड है। तो ये एक छोटा वर्ड जो है बहुत बड़ी ताकत बनकर सामने आता है। अब देखिए दूसरे स्टांज़े, इफ यू कैन वेट एंड नॉट टायर्ड बाय वेटिंग। तो इफ यू कैन वेट, अगर आप वेट कर सकते हो, तो ये आपकी ताकत है। आप किसी भी चीज़ का इंतज़ार, जैसे सक्सेस का इंतज़ार है, कामयाबी का आपको इंतज़ार करना पड़ेगा दोस्तों। कामयाबी के लिए आपको ऑन द स्पॉट कामयाबी नहीं मिलती है, सक्सेस आपको फौरन नहीं मिलती है। तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ता है, उसके पीछे आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है, उससे आपको थकना नहीं चाहिए। जो भी आप कामयाबी के लिए वेट कर रहे हो, तो उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। उसके लिए यू शुड नॉट टायर्ड बाय वेटिंग, शुड नॉट टायर्ड, टायर्ड बाय वेटिंग। आपको उस वेटिंग से टायर नहीं होना चाहिए, थकना नहीं चाहिए, बोर नहीं होना चाहिए। दूसरी लाइन, और बीइंग लाइड अबाउट, बीइंग लाइड अबाउट क्या मतलब हुआ दोस्तों? देखिए यहाँ पे बड़ी खूबसूरत लाइन है, बीइंग लाइड अबाउट। अब देखिए ये इस खूबसूरत लाइन में आपको क्या समझ में आएगा दोस्तों, कि अगर कोई तुम्हारे बारे में गलत बोल रहा है, अगर यहाँ पे ऐसा है बीइंग लाइड टू, बीइंग लाइड टू, तो मतलब ये किसी के बारे में बोल रहा है, किसी और के बारे में बोल रहा है। लेकिन बीइंग लाइड अबाउट यू, तो ये आपके बारे में अगर कोई झूठ बोल रहा है ना? बीइंग लाइड अबाउट यू, अगर कोई आपके बारे में बुरा बोल रहा है, तो डोंट डील इन लाइज़। देखो सब इडियम वाली लैंग्वेज के अंदर यूज़ किया गया है, इंग्लिश लिटरेचर की लैंग्वेज यूज़ किया गया है। डोंट डील इन लाइज़, डोंट डील इन लाइज़। डील डील का मतलब होता है बिज़नेस करना, लेकिन यहाँ पे डील मतलब व्यवहार करना, लेन-देन करना, मतलब व्यवहार करना, बिहेवियर कैसा होना चाहिए। तो बिहेवियर कैसा होना चाहिए, अगर कोई आपके बारे में झूठ बोल रहा है, बीइंग लाइड अबाउट यू, अगर कोई के बारे में झूठ बोल रहे हैं, सो डोंट डील इन लाइज़। आप भी उसके साथ झूठ मत बोलिए, है ना? कभी मासूम हमारे स्कूल बच्चे जो है या किसी की चोरी पकड़ी जाती है, तो वो, या कुछ लोग जो है ज़बरदस्ती झूठ भी बोलते हैं उसके बारे में कि नहीं इसने ऐसा किया है, तो आप टाइम भी इज बोलिए ओवर। नहीं भी तूने भी तो किया था। विथआउट एनी रीज़न आप उसको नहीं बोल सकते दोस्तों। हाँ सर, 2 मिनट्स। तो अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर किसी ने हमारे बारे में झूठ बोला है, तो हमको उस झूठ का सहारा लेके हमें भी उसके बारे में झूठ नहीं बोलना चाहिए। एंड जस्ट डोंट लुक टू गुड
नॉट टॉक टू वाइज। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक और फ्रेजिकल लैंग्वेज आई है, डोंट लुक टू गुड, डोंट लुक टू गुड, नॉर टॉक टू वाइज। देखिए, मतलब ये बता रहा है कि दोस्तों बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं दिखना चाहिए और बहुत ज्यादा अपने आप को इंटेलिजेंट और स्मार्ट भी नहीं बताना चाहिए। ये भी कभी-कभी हमारे लिए जो होता है वो बुरा होता है। मेरे दोस्तों, यहाँ पर देखिए अनफॉर्चुनेटली 40 मिनट 45 मिनट में ये पूरी पोएम को एक्सप्लेन करना इम्पॉसिबल है। तो फिर भी जितना हमसे हो सका हमने इस पोएम जो इफ जो है हमारी, इसको मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। आपके डाउट ज़रूर यहाँ पे क्लियर हुए होंगे, क्योंकि हमने इसमें वार्मिंग अप के क्वेश्चंस देखे और 2 स्टांजास हमने यहाँ पर देखा। इसके ज़रिए भी हमने बहुत कुछ देखने की कोशिश की, समझने की कोशिश की। हमारा जो टाइटल है इफ, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। लेकिन फिर भी अभी जितना हुआ और जो भी अगर इस पोएम के रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं दोस्तों। If you have any doubt, if you have any problem which you didn't understand what I was explaining, so you can ask me the question, my friends. सर, हाँ बेटी, टॉक टू वाइज मतलब क्या? हाँ बेटी, देखिए टॉक टू वाइज मतलब बहुत ज्यादा होशियारी के साथ बात नहीं करना चाहिए। एक्चुअली आदमी को होशियार होना चाहिए और बात भी होशियारी के साथ ही करना चाहिए, लेकिन शो ऑफ वाली होशियारी नहीं करना चाहिए। अरे मैं तो बहुत शाना हूँ, मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ, तो बहुत टू वॉइस होकर बात नहीं करना चाहिए। तो सामने वाले बोलेंगे अरे ये तो शो ऑफ कर रहा है ना बेटा? हाँ हाँ। हाँ सर, बेटा। वे टू हेटिंग मतलब? सर, हाँ बेटी, वे टू टॉक हेटिंग टू वॉइस के ऊपर वाला। कौन सा वाला हाँ, वे जस्ट टू उसी के हेटिंग। ऊपर वाला। वर्ड वर्ड बोलो बेटा। वे टू सर, हेटिंग। साफ नहीं दिख रहा है। हाँ, वे टू हेटिंग। हाँ, डोंट गिव वे टू हेटिंग। इसका मतलब ये है कि जब कोई हम पर डाउट करता है, हमारे बारे में झूठ बोलता है, तो आपके मन में एक नफरत सी पैदा हो जाती है। लेकिन उस नफरत को आप रास्ता मत दो बेटा, उसको आप आगे मत जी बढ़ाओ। सर। अगर किसी ने हमारे बारे में झूठ बोला है ना, तो उसको अच्छे से ट्रीट करो, पेशेंस रखो। मतलब गुस्से का जवाब गुस्से से मत दो, झूठ का जवाब झूठ से मत दो, नफरत का जवाब नफरत से मत दो। अगर हेलो। समवन इज हेटिंग यू, तो आप भी हेलो उसके साथ सर। हेट करोगे क्या? है ना? हाँ, बोलो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेक अलाउंस फॉर का मतलब क्या होता है? हाँ, मेक अलाउंस फॉर का मतलब ये है बेटा, हाँ, मेक अलाउंस फॉर का मतलब ये है कि अगर जब कोई आप पर डाउट करता है बेटा, इफ समवन इज ये डाउटिंग यू, पढ़ाई चालू है तो उसका कुछ रीजन होगा ना। अगर वो आप पर बाबू। डाउट कर रहा है, तो उस रीजन को फाइंड आउट करना कि व्हाई इज डाउटिंग यू, वो आप पर डाउट क्यों कर रहा है, आप पर शक क्यों कर रहा है। वो इसलिए नहीं शक कर रहा है कि आपने उसके पैसे चुराए या उसने आपके पैसे चुराए, बल्कि वो शक इसलिए कर रहा है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, वो रेस में दौड़ने वाला है, लेकिन उसके पैर में जो है दर्द है, he has a pain in his leg, but how can he take the part in race and how can he win? So he has a doubt about him. उसके मन में डाउट है। तो अगर आप वहां पर रेस में भाग ले रहे हैं, तो आपको उसका मेक अलाउंस करना पड़ेगा, मतलब उसके डाउट को क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, समझ में आया? सर, टॉक टू वाइज आइडियम है क्या? हाँ, यस, ये सब इडियम्स है बेटा। टॉक टू वाइज, लुक टू गुड। अपने आप को भी बहुत ज्यादा स्मार्ट नहीं बताने का कि आई एम वेरी स्मार्ट, आई एम वेरी इंटेलिजेंट, ऐसा नहीं होना चाहिए। वहां पर आप लीनियंट हो जाओ। हर जगह जो है आप अपने आप को लीनियंटली पेश करो, सॉफ्ट बताओ। स्मार्ट आप हो, लेकिन एक्स्ट्रा उसको शो ऑफ मत करो बेटा। चीयरफुल मतलब? एनी मोर क्वेश्चन? हाँ बेटा, चीयरफुल इसमें नहीं ना जोर से सर? बोलो बेटा। चीयरफुल। चीयरफुल, चीयरफुल नहीं होता है बेटा, वो चीयरफुल होता है। चीयरफुल मतलब होना खुश होना। जब हमको किसी चीज की खुशी होती है, जैसे हम एग्जाम में पास हो जाते हैं या विन रेस में हम विन हो जाते हैं, जीत जाते हैं, तो हम चीयरफुल हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं बेटा। थैंक यू सर। वेलकम बेटा। और कोई क्वेश्चन बेटा? नो सर। एनी अदर स्टूडेंट? It is a very beautiful poem. If it is a very small word, if conjunction word, if, but it is a very conditional word. If you do this, you can achieve that.
If you do this, you will learn that. If you do this, you can win. If you do this, you can achieve everything. You can achieve the success of your life. Okay friend, और कोई मेरा भाई, कोई मेरी बहन कोई सवाल पूछना चाहती हो? कोई भी डाउट आपके मन में हो पूछिए प्लीज। सर, हाँ बेटा जो चिट पूछिए। चैट दिया हुआ है अपने मन से ही पूरा सॉल्व करना रहता है ना? देखिए बेटा, चिट चैट जो होता है ये आपके जो मेंटल का जो सोचना होता है, जब भी हम कोई टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जैसे पोएम आज हमने स्टार्ट की, स्टार्ट करने से पहले हमने वही सारे पॉइंट्स लिए चिट चैट के अंदर जो उस पोएम से रिलेटेड है। अगर कोई लेसन हाँ। भी हम पढ़ रहे हैं तो लेसन से रिलेटेड ही चिट चैट में क्वेश्चन होते हैं। ये किस्म के वार्मिंग अप क्वेश्चन होते हैं जो पोएम को समझाने से पहले या लेसन को समझाने से पहले आपके जो डाउट्स है उसको क्लियर कर देता है, आपकी सोच जो है उसको क्लियर कर देता है। जैसे अभी चिट चैट में पहला सवाल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, हाउ डू यू रिएक्ट व्हेन योर पेरेंट्स स्कोल्ड यू। तो आपका हाँ। रिएक्शन कैसा होगा जब आपके पेरेंट्स आपको डांटेंगे? तो आप वहां पर अपने आप को पहचानो कि अगर मैं कोई मिस्टेक करूंगा तभी मेरे पेरेंट्स मुझे डांटेंगे ना, है ना? तो हमने ऐसी कोई मिस्टेक करना ही नहीं चाहिए। तो इस पोएम के अंदर भी ऐसे ही बता रहे हैं कि इफ समवन इज डाउटिंग यू तो कीप कूल योर हेड। अगर कोई आप पर डाउट कर रहा है तो जाके उससे झगड़े मत करो, बल्कि डोंट लूज योर टेम्पर, कीप पेशेंस। अपने अपने आप में सब्र रखो और उसके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करो। तो वार्मिंग अप के जो क्वेश्चन होते हैं बेटा, ये आपको वार्म अप करते हैं या आपको मतलब ताजा करते हैं कि आने वाला टॉपिक किस बारे में, पोएम किस बारे में, चैप्टर किस बारे में है। ठीक है बेटा? चलो और कोई मेरी बहन, कोई मेरा भाई, और कोई सवाल? If you have any question, you can ask me. Anybody? Inshallah, in our next lecture, I will try to fulfill and I will try to explain the whole poem with the other examples, inshallah, and definitely you will enjoy this poem and you will learn this poem and you can change your life by this poem because it is a very lessonable poem. And if we learn this poem, it means if this and if that, you do that, अगर आप ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप बहुत ज्यादा दौलतमंद नहीं हो जाओगे। दौलतमंद होने का मतलब ये नहीं कि बड़े हो गए, आप एक अच्छे इंसान बन जाओगे, गुड मैन बन जाओगे। तो बाप जो है, पेरेंट जो है, वो अपने बच्चे को यही एडवाइस कर रहा है इस पोएम के अंदर कि बेटा आप सेल्फ रिलायंट हो जाओ, तो आप गुड इंसान बन सकते हो, अच्छे इंसान बन सकते हो। Okay friends, so here I conclude my lecture. This is the end of today's topic here. Zishan sir,